ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वलेट के आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है आप अच्छी तरीके से आप जान चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, न्यू बटन पे क्लिक करते हुए यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है। और इसका नाम मैं देता हूँ माई थर्ड वेब एप्स, नाम दे दिया। और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए इसको हम फिनिश यहाँ पे हम कर देंगे। जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल पे हमें टिक करते हुए फिनिश करना है। और इसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम आज क्या सब कोडिंग हम करेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। तो लास्ट क्लास में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सा 2 नंबर यूजर ने रिक्वेस्ट किया था, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका एडिशन करते हुए रिस्पॉन्स को वापस से हमने क्लाइंट के पास भेज दिया था। लेकिन आज अगर हमें उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और उसमें चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर में हमें सबसे पहले HTML को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे सोर्स में मेन में वेब एप्स जो फोल्डर है, इस वेब एप्स पे राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे न्यू और HTML फाइल हम लोग बनाएंगे। इसका नाम हमने दे दिया index.html। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इसको फिनिश कीजिएगा। और यहाँ पे एक HTML का कंप्लीट सिंटैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें यूजर से 2 नंबर लेना है। तो जस्ट हमने यहाँ पे एक फॉर्म में क्रिएट करूँगा, और इस फॉर्म के अंदर में हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्म फॉर्म के अंदर में हमने यहाँ पे ले लिया मेथड। मेथड यहाँ पे हम पोस्ट हम कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्शन जो कि अभी फिलहाल हम ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया N1। लाइन को ब्रेक करते हुए यहाँ पे हमने दूसरा हम ले लेंगे एंटर सेकेंड नंबर, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया N2, और यहाँ पे लाइन को हमने ब्रेक कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर हमने एक बटन ले लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इस पर्टिकुलर बटन का हम कुछ नाम हम दे देते हैं। इस बटन का नाम सपोज एक दे दिया कैलकुलेशंस करने के लिए, मान लो स्केल नाम दे दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और वैल्यू में हमने दे दिया एडिशन, कुछ इस तरीके से। और ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर से मुझे ये बताने का मेरा मकसद ये है कि इसमें हम कुछ और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऐड हम करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ हमारे पास एडिशन के लिए ही ऑप्शन अगर हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे उसका सब्ट्रैक्शन भी यूजर अगर करना चाहे, मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहे, वो सब कुछ किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये हो गया एडिशन के लिए, ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने थर्ड बटन यहाँ पे बना दिया है, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे बना दिया डिवीजन के लिए। यानी अब मैंने 4 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म यहाँ पे करवाना हो। एडिशन ऑलरेडी हम देख चुके थे, लेकिन सेम फॉर्म के हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी हम किस तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद फिर हमें करना क्या होगा, हमें जावा का भी कोडिंग हमें लिखना होगा। तो जावा के लिए यानी मुझे एक सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे, जावा रिसोर्सेस में, जहाँ पे आपको SRC मेन जावा दिखेगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए हम लोग एक सिंपल सा एक क्लास लेंगे। बट अब क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया एक कुछ इस तरीके से सिंपल कैल, मतलब कैलकुलेशंस के लिए, यानी सिंपल कैलसी नाम देता हूँ, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट पैकेज का नाम जरूर आप दे दें। तो मैंने कुछ इस तरीके से CAC नाम दे दिया, और कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे पैकेज का नाम हमने दे दिया, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, और जस्ट हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्लास यहाँ पे आपके लिए रेडी कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप एक्सटेंड्स कर लें,
एक्सटेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, HTTP सर्वलेट करना है। और ये एरर जब दिखाता है तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट को आप करेंगे ऑटोमेटिक, ये फाइल जो है ऊपर उसका जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो चुका है। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर में जो हमें कोडिंग करना है। कोडिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सर्विस मेथड, जो कि इनबिल्ट मेथड है। और ये सर्वलेट लाइफ साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। और इसी के अंदर में सारा चीज आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं सब कुछ इसी के अंदर करेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास दो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो कि एक रिक्वेस्ट के लिए होता है और एक रिस्पॉन्स के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका ऑब्जेक्ट का नाम हम RES दे देते हैं। और फिलहाल इतना करके मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जो भी एरर दिखाता है इसको हम सही कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड पैकेज होगा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है और ये एरर हमारे यहाँ से निकल चुका है। अब मेरा टारगेट ये है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम है N1, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है N2। और इसके अंदर में जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करना है, और उसे हमें, अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर में लेना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक x ले लिया, इंटीजर में ले लिया। और यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या, इसको पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड। और इसके अंदर में हमें क्या करना होगा, यूजर का जो भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसका ऑब्जेक्ट लेना है, डॉट गेट पैरामीटर, और डबल कोड के अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमें यहाँ पे देना है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा गेट पैरामीटर मेथड के हेल्प से कहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नाम है, यानी N1 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करना है। लेकिन ये जो गेट करके जो डेटा आपको जो देगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो स्ट्रिंग में होगा। लेकिन मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो उसके लिए हमें इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने उसको एक्स में स्टोर कर दिया। और सेम प्रोसेस हम लोग जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है वहां से भी नंबर उठाते हुए और उसको हम लोग वाई में स्टोर करके हम लोग रख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक न्यू चीज क्या होगा, देखिए, अगर सबमिट बटन जो है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे जस्ट एडिशन वाला पे क्लिक किया था और एक्शन में आप यूआरएल पैटर्न बनाते हैं और उसके थ्रू कनेक्ट होता था और आप सिंपल एडिशन आप परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस हैं कि अगर आप एडिशन करते हैं तो एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बटन का नाम दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सभी बटन का जो नाम हमने यूज किया है वो बिल्कुल सेम नाम रखा है हुआ है, लेकिन उसका वैल्यू अलग अलग है। क्योंकि आप जो बटन है, आप मान लो कि आपने एडिशन पे क्लिक किया तो बटन तो हमारे पास वही है, लेकिन वहां पे हमें N1 और N2 के अंदर जो भी नंबर दिया गया है उसी दोनों का एडिशन वो कर देगा। सेम उसी तरीके से उसमें सब्ट्रैक्शन वाले पे क्लिक किया तो यही नंबर जो होगा उसी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से करना होगा इसको समझिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो चार बटन हमारे पास में है उस बटन का डेटा हमें लेना है कि यूजर ने कौन से बटन को क्लिक किया है, पहले हमें ये समझना होगा। जैसे अभी आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यूजर ने N1 के अंदर में जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया उसको हमने X में स्टोर कर लिया, यूजर ने जो कुछ भी इनपुट N2 में दिया है उसको हमने Y में स्टोर कर लिया, यानी N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू आपने यहाँ पे X और Y में स्टोर कर लिया है। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि जो चार बटन है, चारों बटन में से यूजर ने किसको प्रेस किया तो उसका कौन सी वैल्यू हमें मिलेगा, उसके लिए हम लोग सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसके लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और ये मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। स्ट्रिंग बटन के लिए मान लो कि बी हमने रखा रखा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रहेगा, मतलब चार बटन है तो आइडेंटिफाई करने के लिए समझ में आएगा कि हाँ कौन से बटन को प्रेस किया गया है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बी, और यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा यानी चारों बटन में से उसे कौन से बटन को प्रेस करना है, तो जो भी रिक्वेस्ट वो किया गेट पैरामीटर के हेल्प से, और यहाँ पे उस बटन का नाम क्या रखा है, मैंने कैल रखा है। चारों बटन का नाम हमने कैल ही रखा हुआ है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो।
ठीक है, कैल फॉर कैल्सी के पर्पज से। तो मैंने यहाँ पे कैल जो रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर जो भी बटन को प्रेस किया उसका जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू बी के पास में आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि बी के पास में क्या वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने प्रेस कर दिया ये थर्ड वाला जो बटन है, तो इसका वैल्यू क्या है, मल्टी। तो वहां पे इस लाइन ऑफ कोड की वजह से, यानी लाइन नंबर 14 की वजह से जो होगा, लाइन नंबर 14 की वजह से क्या होगा कि कैल पे क्लिक किया, यानी बटन का जो नाम था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि उस बटन पे क्लिक किया तो उसका वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू है कैल्सी। तो कैल्सी किस में स्टोर हो जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे बटन के नाम से कि क्या वैल्यू हो, इसके पास वैल्यू कौन सी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के बेसिस पे हम कंडीशन लगा के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं क्या, प्रिंट राइटर, जिसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका काम क्या है, रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करना, तो गेट राइटर की हेल्प से ये डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे प्रिंट राइटर को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से हमें इंपोर्ट कर लेंगे। और ये आपको बताएगा कि एक्सेप्शन को थ्रो कर लें ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐड थ्रोज जो है उस पर आप क्लिक कर लें, और यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को उसने हैंडल कर लिया और ये एरर निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट कंडीशन पे। कंडीशन हम क्या देंगे, मैंने ये लिखा, इफ, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे फोकस कीजिएगा कि ये जो बी है, बी के पास में अगर मान लीजिए कि फर्स्ट, अगर यूजर ने फर्स्ट बटन को अगर क्लिक करता है तो बी के पास में कौन सी वैल्यू आएगी, तो बी के पास में जो वैल्यू आएगी वो कौन सा आएगा, एडिशन का आएगा, राइट। तो मैं वही कर रहा हूं कि ये जो एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे इफ के अंदर आके स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे वही एग्जैक्टली वो जो लिखा हुआ था उसी को कॉपी करते हुए, और मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉट इक्वल्स कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो क्या कि इसमें हमें जो केस है, यानी अपर केस हो या लोअर केस हो, उसको इग्नोर करते हुए हमें कंपैरिजन करवाना हो, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन आप ले लीजिएगा। देखिए, एडिशन, एडिशन मैंने कहाँ से लिया, मैंने ये बताया कि जहां पे भी उसको एडिशन मिले, है ना, यानी एडिशन वाला जो है एडिशन को कंपैरिजन करेगा किसके साथ, डॉट इक्वल्स, कंपैरिजन कर रहा है इग्नोर करते हुए, केस को इग्नोर करते हुए। अगर आप ये स्मॉल में भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट एडिशन लिखा होना चाहिए। किसके साथ कंपैरिजन करेगा, बी के साथ, और बी के पास कौन सी वैल्यू रहेगी, अकॉर्डिंग टू उसका कौन से बटन पे आप क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये दे दिया कि, तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिशन का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा बी के पास जो वैल्यू है। तो अगर यूजर ने फर्स्ट बटन को क्लिक किया तो इस बी के पास में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एडिशन का। और एडिशन तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन, बी के पास में एडिशन वैल्यू है, उसको कंपैरिजन किया इसके साथ तो दोनों वैल्यू मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इसके अंदर आपको आना है, और मैंने यहाँ पे एक जेड ले लिया, और जेड इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई कर दिया, और एक्स प्लस वाई में यहाँ से डेटा हमें मिल ही रहा है। और इसी के नीचे आके हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि पीओ डॉट प्रिंटलन पे कि सम इज प्लस जेड को प्रिंट कर दीजिए। ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर यूजर ने सेकंड बटन पे क्लिक कर दिया, यानी सब्ट्रैक्शन वाला जो बटन है अगर उस पर क्लिक करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एलसिफ लगा देते हैं, और दूसरा में जो था वैल्यू हमने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ था, सबस सेट किया हुआ था। और ये वहां पे अगर केस को इग्नोर करना है तो वो भी मैंने यूज कर लिया, तो आपको स्मॉल हो कैपिटल हो कैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। बट यहाँ पे मैंने लिखा कि सबस डॉट इक्वल्स, यही इसी को मैं रख लेता हूँ। और यहाँ पे बी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ही लिया है। अगर अगर सेकंड वाले बटन को क्लिक करता है तो उसके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, सब्स, और सब्स को इसके साथ मैच करेगा। दोनों अगर मैच हो चुका है तो बोलेगा कि अच्छा अब तुम जो हो क्या कर दो, मैं इसी को मैंने कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे रख दिया, और मैंने बोला यहाँ पे तुम मुझे माइनस परफॉर्म करके दे दो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दे दो। ये सेकंड केस हो गया। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और इसी को मैं कॉपी करते हुए, क्योंकि मेरे पास दो बटन और है तो हमें दो कंडीशंस और ऐड करने होंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। तीसरा में वैल्यू क्या हमने रखा हुआ है, मल्टी रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये 1 2, यहाँ पे हम तीसरे वाले मल्टी रखेंगे।
और यहाँ पे हमने दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन, मैसेज हमने दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमने दे दिया डिव। और अगर स्पेलिंग जो स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, केस को इग्नोर करते हुए कंपैरिजन करेगा कि इसका जो डिव है और बी के पास जो डिव है, दोनों में वैल्यू अगर सेम है क्या। तो यहाँ मैंने क्या डिव ही यूज किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे हमने दे दिया डिवीजन, और फिर यहाँ पे मैसेज दे दिया कि डिवीजन इज जेड। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे चार कंडीशंस हमने यहाँ पे दे दिया। और चारों बटन के अकॉर्डिंगली कौन से बटन पे क्लिक करना है तो क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे वो करके दिखाएगा, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है। बस इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक पार्ट तो ये हमारा हो चुका है, कोडिंग भी कर लिए, लेकिन अब एक चीज और इम्पोर्टेंट पार्ट हमें करना है क्या, कि आपको जो एक्सएमएल फाइल है, यानी वो कहाँ पे होता है, वेब आईएनएफ के अंदर। यहाँ पे अगर आप आते हैं वेब डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैप करना पड़ेगा। तो ये जो वेलकम फाइल्स है उसको एज इट इज रहने देंगे, बट इसी के नीचे आएंगे, लेकिन वेब ऐप के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे दो टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सर्वलेट, और सर्वलेट के अंदर में आपको लिखना है क्या, सर्वलेट का नाम क्या होगा। तो सर्वलेट का नाम आपको क्या देना है, जो हमने क्लास का नाम रखा है जिसका नाम दिया है सिंपल कैल्सी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिंपल कैल्सी ये नाम हो गया। और उसके बाद फिर आपको बताना है क्या, कि सर्वलेट का क्लास का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड क्लास का नाम देना होगा, मतलब कि आपको पैकेज के नाम के साथ आपको देना होगा, जो कि है C.A.C. सिंपल कैल्सी। ये हो गया, एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा आपको देना है कि मैपिंग, जहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सर्वलेट मैपिंग। और सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी आपको सर्वलेट का नाम तो देना ही होगा। और फिर यहाँ पे सर्वलेट का नाम देते हुए फिर आप यहाँ पे यूआरएल सेट कर दें। सिर्फ यूआरएल नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा यूआरएल पैटर्न। यहाँ पे हम जो लिखेंगे यूआरएल पैटर्न, और इस यूआरएल पैटर्न में स्लैश देते हुए आप क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैलकुलेशन, और ये नाम आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आप जो कुछ भी आप लिखते हैं उसको आप कॉपी करके कहाँ पे रखेंगे, इसको हमें लिंक भी करना होगा। तो इसको लिंक हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो HTML में जो हमने फाइल बनाया हुआ है, यहाँ पे उसमें जाके हम उसके एक्शन में हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप रेडी रहेंगे। तो इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में आप आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास दो टैग आपको यूज करना है, सर्वलेट, और एक दूसरा आ जाता है कि हमारे पास सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग के अंदर में सर्वलेट नेम एंड यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न का मतलब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया हुआ था उसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि अभी सभी फाइल आपस में कनेक्ट हो। तो यूजर को सबसे पहले ये दिखेगा, और उसने जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, एक्शन का मतलब कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने पहले से दे के रखा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सएमएल फाइल को दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जैसे हिट होगा, कैलकुलेशन करके जैसे हिट होता है ब्राउजर पे, फिर वो देखेगा कि कौन से आप सर्वलेट की बात करते हो और वो कहाँ पे है, और जैसे उसको ये लोकेशन मिलेगा, और बस उसके अंदर जाते हुए, और उसका जो सर्विस मेथड है उसको कॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक कॉल हो ही जाता है। और उसके अंदर में जो भी आपने कोड लिखा है ये सब कुछ वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम रन करने के पोजीशन में बिल्कुल हम आ चुके हैं। तो इसको हम रन किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नाम हमने जो रखा हुआ है वो है माई थर्ड वेब एप्स। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, और यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट करना ना भूलें। और नेक्स्ट करते हुए हम फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे ये सर्वर स्टार्ट होगा और इस प्रोजेक्ट को रन करेगा, और प्रॉपर तरीके से आपको तभी मिलेगा जब हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से कोड हमने किया होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट जो है जैसा हमें चाहिए था उस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, 33 दे दिया, यहाँ पे 23 दे दिया। और यहाँ पे एडिशन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि एडिशन वाला प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसी तरीके से फिर अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, और डिवीजन भी यहाँ पे काम कर रहा है। यानी चारों ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म, यहाँ पे बेहतर तरीके से आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे कि क्या ये यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं आपको बताऊं कि ये जो मेन पार्ट है ये चीज समझने वाला चीजें हैं।
कि मैंने किस तरीके से चार अलग अलग बटन बनाया, और चारों बटन पे में से किसी पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज पे आप आते हो। राइट, आप इसी पेज पे आते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में मैंने दे ही दिया है कि आप चारों में से किसी भी बटन पे क्लिक करो, क्योंकि चारों को एक ही बार तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। राइट, आप किसी न किसी एक ही बटन को एक बार में क्लिक करोगे। तो अगर आप किसी भी एक बटन को क्लिक करते हो तो आपको एक्शन का मतलब उस पेज पे ले जाएगा कैलकुलेशंस के लिए। और यहाँ पे कैलकुलेशंस का पार्ट मैंने बताया हुआ कि कैलकुलेशन जो है किसका यूआरएल पैटर्न है, किसको कौन से क्लास को ये कौन से सर्वलेट को कॉल करेगा। और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस डाल दिया कि एडिशन अगर है, अगर उसकी वैल्यू अगर मैच कर रहा है ये इससे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को परफॉर्म आप कीजिए। तो ये हो जाता है कि कंडीशनल प्रोग्राम की चार अलग अलग बटन भी है, लेकिन फिर भी आप चारों किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो एक ही सर्वलेट पे आप किस तरीके से आएंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। और अब हम बात करते हैं क्या, कि इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड जो है हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, जो कि इनबिल्ट मेथड है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कुछ और भी मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सर्विस मेथड का एक एडवांटेज ये है कि आप index.html फाइल के अंदर में आप मेथड यहाँ पे गेट रखो या पोस्ट रखो, कोई मैटर नहीं करेगा, और ये मेथड कॉल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे गेट मेथड अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो अगर गेट मेथड रखता हूँ इसका मतलब क्या, कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर्विस मेथड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से आप मेथड गेट पास करो या पोस्ट आप पास करते हो, दोनों ही मेथड जो होगा वो यहाँ पे आने के बाद इस सर्विस मेथड के अंदर ही आ जाएगा, और आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना देखने को मिलेगा कि ब्राउजर पे अगर पोस्ट लिखते हैं तो ब्राउजर पे जो इंफॉर्मेशन यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया है वो नहीं दिखेगा, और अगर गेट अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे ब्राउजर पे वो दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी गेट कर दिया है, इधर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। और अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके अगर हम देखें, यानी इसी को मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि लिया है या नहीं। अभी अगर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने एडिशन। अभी आप ब्राउजर पे आप फोकस कीजिएगा, ब्राउजर पे अभी बिल्कुल भी कोई भी जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया है अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं एडिशन पे बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस जो है ये चीजें तो दिखा रहा है कि ये यूआरएल आपने सेट किया था, लेकिन उसके बाद N1 और N2 की वैल्यू भी दिखा रहा है, प्लस वहां पे आपने कौन से बटन को सेलेक्ट किया है वो भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ गेट मेथड आपने यूज किया है। लेकिन अगर आपने पोस्ट मेथड यूज किए होते तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। राइट, जैसे कि उसको भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूं कि अगर आपने, इससे पहले तो मैंने पोस्ट ही यूज किया था, बट अब उस चीज पे फोकस करते हुए भी आप देख लें इसको। अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट अगर यूज कर दिया है, तो जैसे हमने पोस्ट यूज किया है और अब मैं यहाँ पे आता हूँ पेज पे, और मैं इसको रिफ्रेश करते हुए कोई दूसरा नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि इस यूआरएल को हिट किया, और डायरेक्टली इसके आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया है, क्या कौन सा नंबर दिया, उसने कौन से बटन को क्लिक किया, वो सब चीजें यहाँ पे हाइड हो चुका है, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम पोस्ट मेथड हमने यूज किया। तो ये होता है गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। लेकिन इससे क्या, इससे यहाँ पे जो हमारे पास सर्वलेट के अंदर में जो सर्विस मेथड है इसमें कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप उधर गेट यूज कीजिए या पोस्ट यूज कीजिए, ये सर्विस मेथड आराम से कॉल होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अब मैं चाहता हूं कि सर्विस मेथड तो इनबिल्ट मेथड है, उसी तरीके से एक और आता है इसमें क्या, डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड। वहां पे स्पेसिफाई हो जाता है कि आपने HTML से कौन से मेथड आप यूज आप कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब, ये जो सर्विस मेथड है इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ क्या यहाँ पे डू गेट मेथड, और ये भी इनबिल्ट मेथड है, बाकी सब कुछ सेम रखा है, जस्ट मैंने सर्विस को हटा के वहां पे क्या लिख दिया, डू गेट मेथड अगर मैं यूज करता हूँ। और इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने क्या यूज किया है, पोस्ट मेथड। अब इस केस में अगर आप डू गेट और डू पोस्ट मेथड यूज करते हैं सर्वलेट के अंदर में, तो इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मेथड जो है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से पोस्ट पास कर रहे हो और आपने यहाँ पे अगर डू गेट मेथड यूज किया है, इस बात पे ध्यान रखना है डू गेट में जी कैपिटल होगा, तो वो काम नहीं करेगा।
ठीक है, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से कर दिया है, और हम फिर से बैक जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हुए मैं कुछ यहाँ पे डेटा मैंने दे दिया, और अब यहाँ पे एडिशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप देख पाएंगे, अभी आप देखो क्या बता रहा है, मेथड नॉट अलाउड। इसका इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो नीचे क्या, एच टी टी पी मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस URL। ये यहाँ पे ये सिंपली बता रहा है कि HTML से मेथड कुछ और पास किया जा रहा है, लेकिन आपने जो सर्वलेट के अंदर जो मेथड यूज किया है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। और आपको इस तरीके से जब भी आउटपुट, अगर इस तरीके का अगर आपको एरर मैसेज अगर आपको दिखता है, तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं दोनों में मिसमैच्ड जरूर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर डू गेट है, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप गेट मेथड को ही आप यूज आप करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गेट मेथड हमने यूज कर दिया। और अगर मैं गेट यूज करता हूं और यहाँ पे भी ऑलरेडी डू गेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पे कोई भी हमने नंबर दे दिया, और यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज 9 आपको दिखा रहा है। और अगर आपने गेट मेथड यूज करते हैं, तो ब्राउजर पे यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि अगर आप सर्विस मेथड यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा, तो आपको बताना है कि अगर सर्विस मेथड आप सर्वलेट में अगर यूज करते हैं, तो एडवांटेज यही होगा कि आप HTML वाले फाइल से आप गेट मेथड यूज कीजिए या पोस्ट मेथड यूज कीजिए, वो सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप डू गेट और डू पोस्ट अगर यूज करते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखना है कि आपने दोनों ही का ही नाम सेम होना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डू पोस्ट अगर यूज करता हूँ, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि यहाँ से भी पोस्ट ही पास होना चाहिए, गेट पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अल्टरनेट ऑप्शन दिया, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि आप सर्विस मेथड यूज करेंगे तो कुछ अलग आउटपुट मिलेगा, डू गेट और डू पोस्ट से अलग मिलेगा, नहीं। एक अल्टरनेट वे है, और मैंने आपको सभी तरीके से बताने की मैंने कोशिश किया। और इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमें कंपलसरी तौर पे डू पोस्ट करना होगा, पोस्ट में पी कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान देना है। और फिर इसको हम आउटपुट एक बार हम रिफ्रेश करके एक बार हम आउटपुट भी देख लेते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट है हमें प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ब्राउजर पे कोई भी डेटा आपको, जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया है वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पे, डू गेट मेथड, डू पोस्ट मेथड एंड सर्विस मेथड, ये तीनों ही मेथड जो है HTTP सर्वलेट का पार्ट होता है, जो कि इनबिल्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ मेथड यहाँ पे बना दिया। और लेकिन आप चाहें तो आप बना सकते हैं, जो कि हम आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो है, इस पर्टिकुलर चीज को आप अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे कि डू पोस्ट कब यूज कर सकते हैं, डू गेट कब यूज कर सकते हैं, सर्विस मेथड कब यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ड्रॉबैक है, क्या इसमें एडवांटेज है, उस चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि एक ही सर्वलेट के अंदर में क्या हम दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हैं क्या। डू गेट और डू पोस्ट अल्टरनेटिव है किसका, सर्विस मेथड का। तो सेम प्रोग्राम में अगर मैं इसी मेथड को कॉपी कर लिया, सेम इसी मेथड को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इस मेथड को कॉपी करने के बाद नीचे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, डू गेट मेथड ऐसे रख दिया। यानी सेम सर्वलेट में डू गेट मेथड भी हमने रखा है, और हमारे पास डू पोस्ट मेथड भी हमने रखा हुआ है। तो ये एक वैलिड प्रोग्राम है या नहीं है, तो आपको बताना है कि बिल्कुल ये वैलिड बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो दो मेथड है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपने जो इन index.html वाले फाइल में यहाँ पे कौन से मेथड को आपने यूज किया है। अगर यहाँ पे आपने पोस्ट मेथड यूज किया है, तो यहाँ पे जैसे वो आएगा, वो डू पोस्ट को ही जाके कॉल करेगा, डू गेट को जाके कॉल नहीं करेगा। बस इस तरीके से आपको बताना है कि डू पोस्ट और डू गेट मेथड, दोनों ही मेथड अगर आप एक ही सर्वलेट के अंदर में आप रखते हैं, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, एरर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो आपको बताना है। नहीं, यहाँ पे ये एरर बिल्कुल नहीं दिखाएगा। और कॉल कौन सा होगा, तो आपने index.html में जिस फाइल यहाँ पे आपने मेथड यूज किया है, बस उसी उसी मेथड को जाके कॉल कर देगा। तो इसको भी हम एक बार हम देख लें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पे जो है हमने इसको मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, रन ऑन सर्वर करते हुए, सर्वर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, और एक फ्रेश आउटपुट अभी आपको देखने को मिलेगा। और
आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे ना ही कोई एरर दिखाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ये काम करना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और अभी आप देख सकते हैं ये पोस्ट मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है। तो इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ पाए होंगे कि कब डू गेट कॉल होगा, कब डू पोस्ट को कॉल होगा। सर्विस मेथड एक ही साथ नहीं रखेंगे, सर्विस मेथड आप रखो या नहीं रखो, सर्विस मेथड कॉल होता ही होता है। और दोनों का अल्टरनेटिव मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें एक चीज और हम देखेंगे क्या, कि अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि डू गेट डू पोस्ट सर्विस मेथड सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या, कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आप जो भी सर्वलेट में चीजें करते हैं ये काम इंटरनली किस तरीके से करता है। जैसे हमने मल्टी थ्रेडिंग सीखा है कि वहाँ पे एक सभी का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले स्टार्ट हुआ क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें वहाँ पे होता है। तो उसी तरीके से आपको सर्वलेट का लाइफ साइकिल भी पूछा जाता है। तो लाइफ साइकिल को मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अभी नहीं आपको बता रहा हूँ, आपको जस्ट प्रोग्राम के थ्रू मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश में यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो और बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे सभी को मैं क्लोज कर देता हूँ, कंप्लीटली क्लोज मैंने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू फिर से एक यहाँ पे प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, और इसको मैं देता हूँ कि सर्वलेट लाइफ साइकिल नाम दे दिया। और इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे, एक्सएमएल फाइल को जनरेट कर लीजिए और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। जब आप कुछ इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे मुझे सर्वलेट की लाइफ साइकिल को अगर मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वलेट क्या है, अभी तक जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि सर्वलेट एक जावा का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जहाँ पे यूजर कुछ रिक्वेस्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट का जो है प्रोसेसिंग होगा सर्वर पे, और फिर वो जो भी प्रोसेसिंग हुआ है वो इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में या एचटीएमएल के फॉर्मेट में या जेसन के फॉर्मेट में क्लाइंट के पास पहुंच जाता है, और इसी को हम सर्वलेट कहते हैं। बट अगर थोड़ा सा और इंटरनली हम जाएं और टेक्निकल टर्म पे आए कि सर्वलेट है क्या, जैसे मैंने अभी हम लोग जो यूज कर रहे थे कि एच टी टी पी सर्वलेट, जो हम एक्सटेंस एच टी टी पी सर्वलेट हम लोग कर रहे थे, तो एच टी टी पी सर्वलेट क्या है, वो एक क्लास है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सर्वलेट की बात करूं तो वो क्लास नहीं है। सर्वलेट जो है एक इंटरफेस होता है, और इंटरफेस आप जानते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरफेस क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं कुछ इस तरीके से आपको बताऊं कि इसके अंदर में कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि इनबिल्ट है, कौन किसको कॉल करना होता है, कौन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, उस चीज को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है हमने एक जो जावा रिसोर्सेस है उसके अंदर में एसआरसी में, जावा का जब भी काम करेंगे तो इसी में सब कुछ रखेंगे। राइट क्लिक करते हुए न्यू, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्लास हमने बना दिया। पैकेज का नाम जो भी देना चाहें, पैकेज का नाम हमने दे दिया, और यहाँ पे क्लास का नाम हमें देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लास का नाम दे दिया कि माई सर्वलेट, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। माई सर्वलेट से अलग नाम देता हूँ, माई क्लास, माई क्लास नाम दे दिया मैंने। और जस्ट हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो ये सिंपल सा एक क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक्सटेंस एच टी टी पी सर्वलेट कर रहे थे, और एच टी टी पी सर्वलेट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सटेंस करते हो तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये क्लास की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ सर्वलेट, है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंस नहीं हमें लिखना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना है, इम्प्लीमेंट सर्वलेट, क्योंकि सर्वलेट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट सर्वलेट अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे जो इक्लिप्स है इसमें आपको एक शॉर्टकट कीज आपको दिया है कि अगर आपको समझना हो, और सर्वलेट जो है एक इनबिल्ट इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स पहले से बने हुए होते हैं, जिसका सिर्फ बॉडी पार्ट नहीं होता है, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। अगर वो चीज आपको देखना हो कि इसमें कौन कौन से मेथड्स इसके अंदर में बनाए गए हैं, तो उसको हम किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे जो किया हुआ है इसको सबसे पहले तो आप इंपोर्ट कर लें। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करूंगा तो इसका पैकेज हमें इंपोर्ट करके दे दिया कि यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एरर दिखाने लगा है माई क्लास के पास में। यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे माई क्लास इंप्लीमेंट सर्वलेट आपको दिखा रहा है, लेकिन माई क्लास के पास एरर क्यों दिखा रहा है, जैसे आप कर्सर को यहाँ पे रखेंगे तो बताएगा कि ये क्या बताएगा कि आपने यहाँ सर्वलेट क्लास के अंदर में, सर्वलेट इंटरफेस के अंदर में कितने मेथड्स हैं जो जस्ट डिक्लेयर करके रखा गया है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, मैंने जैसे कर्सर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे
दो तरीके से बता रहा है कि इसको फिक्स किया जा सकता है। एक तो बता रहा है कि इसको क्लास कर दो, दूसरा बता रहा है कि फर्स्ट वाला अगर ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। मतलब इसमें पहले से बना हुआ कुछ मेथड्स है जो कि अनइम्प्लीमेंटेड है, मतलब जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ वहां पे डिक्लेरेशन किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोर जावा में हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था कि सब मतलब इंटरफेस का मतलब ही होता है उसमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन किया जाता है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर में जितने भी मेथड्स होंगे वो सब आपके सामने में नीचे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड है, फिर यहाँ पे है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड है, गेट सर्वलेट इन्फो मेथड है, इनिट मेथड है, और यहाँ पे सर्विस मेथड भी है। और यही सर्विस मेथड मैं यूज करके आपको चीजों को बताया था कि यहाँ पे किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो जो सर्विस यहाँ पे है वो एक यहाँ पे ये जो मेथड है और इसी मेथड का यूज हमने किया था। तो यहाँ पे इनिट मेथड, सर्विस मेथड और हमारे पास में आता है डिस्ट्रॉय मेथड। ये तीन मेथड जो है, क्या क्या आपने सर्विस मेथड अभी हमने यूज किया, उसके बाद इनिट मेथड और फिर डिस्ट्रॉय मेथड, ये लाइफ साइकिल का यानी सर्वलेट लाइफ साइकिल का ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। और जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो इसके मेथड के बारे में आपको डिटेल भी बताएगा कि ये जो डिस्ट्रॉय मेथड है ये कब कॉल होता है। जैसे सर्वलेट को आप बंद करोगे ऑटोमेटिक जो है एक डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से अभी आपको सर्विस मेथड देखा था, क्या मैंने कभी कहीं से भी सर्विस मेथड को कॉल किया था? नहीं किया था। हमने डायरेक्टली उस क्लास को कॉल किया था, मेथड को कॉल किया था, ऑटोमेटिक सारा चीज ऑटोमेटिक हो रहा था। ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मेथड है, इनिट मेथड, इनिट का मतलब क्या, इनिशियलाइज करना, यानी सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। और सर्विस मेथड मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है वो सारा चीज वहां पे वो करेगा। तो ये तीन मेथड जो होता है जिसे आपको कॉल नहीं करना होता है, फिर से समझिएगा, डिस्ट्रॉय मेथड और ये जो मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग या आप सर्वलेट ये गेट सर्वलेट इन्फो, ये जो दो मेथड है ये इसे आपको कॉल करना होगा। इसके अंदर में कुछ चीजों को लिखेंगे और फिर इस मेथड को कॉल करेंगे तो उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। बट बाकी जो है ऑटोमेटिक ये कॉल होता ही होता है। तो कैसे होता है, अगर मैं इसी में कुछ मैसेज मैं लिख दूं ताकि आपको पता चले, जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका आउटपुट हमें देख के समझ में आएगा कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से हम लोग कर दें। कुछ हम लोग अगर मैसेज को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए सर्विस मेथड के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने प्रिंट राइटर हमने दे दिया। और प्रिंट राइटर पी ओ इक्वल्स टू रिस्पॉन्स का यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, आप ये देखिएगा यहाँ पे ये सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ARG0, सर्वलेट रिस्पॉन्स का है ARG1। ये नाम चेंज भी कर सकते हैं बट मैं वही नाम यूज करूंगा ARG1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका क्या है ARG1 डॉट गेट राइटर मेथड। और यहाँ पे प्रिंट राइटर को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे पीओ डॉट प्रिंट एलन पे हमने यहाँ पे मैसेज हम देते हैं क्या, कि वी आर इन, ऐसे मैसेज देता हूँ सर्विस मेथड, ताकि आपको इस मैसेज को देख के समझ में आएगा कि अच्छा अभी कौन सा मेथड कॉल हुआ है। इससे बेहतर ये है कि ऐसे लिखता हूँ क्या, कि सर्विस मेथड कॉल्ड, राइट, कुछ ऐसा मैसेज हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है। और ये चीज हो गया। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते हुए इसको इनिट मेथड के अंदर में भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे इसका जो है इनिट मेथड की अगर हम बात करें तो इनिट मेथड के अंदर में हम लोग यहाँ पे इससे बेहतर ये होगा कि इनिट मेथड तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉल हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करते हुए मैं इसको कंसोल पे आपको दिखा देता हूँ, यानी सिस्टम डॉट आउट पे SYSOUT पे करते हुए, एक सेकेंड मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जस्ट सिस्टम डॉट आउट पे मैंने मैसेज क्या दे दिया, ये है कौन सा मेथड है, इनिट मेथड कॉल्ड, इस तरीके से मैसेज दे दिया। और और बाकी जो हमारे पास में एक और है डिस्ट्रॉय मेथड, इसके अंदर में भी हम लोग कर देते हैं क्या, ये हो गया डिस्ट्रॉय मेथड कॉल्ड, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल्ड, कुछ इस तरीके से रखते हैं इसको। अब हमने डिस्ट्रॉय मेथड जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है हम कॉल करते नहीं है। अब यहाँ पे ये अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है आप समझ जाओगे कि डिस्ट्रॉय मेथड इंटरनली कॉल हुआ है। और इनिट मेथड में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यस इनिट मेथड कॉल हुआ है। और यहाँ पे भी ये मैसेज एक ना कंसोल पे भी डाल देता हूँ ताकि आप उसको भी समझ सकते हैं और ब्राउजर को भी आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा सर्विस मेथड है, यहाँ पे सर्विस मेथड कॉल्ड, इस तरीके से हमने दे दिया है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे XML फाइल के अंदर में आना है। XML फाइल के अंदर में आते हुए हम लोग इसका जो है मैपिंग का पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। मैपिंग का पार्ट का मतलब क्या, यहाँ पे सर्वलेट, और सर्वलेट टैग के अंदर में क्या लिखेंगे अभी आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं सर्वलेट का नाम। सर्वलेट का नाम हमने क्या रखा है, माई क्लास हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर सर्वलेट सर्वलेट क्लास यूज करना है, जहाँ पे पैकेज का नाम देना है y.s.e डॉट क्लास का नाम हमारे पास है माई क्लास, राइट। एक हो गया। दूसरा सर्वलेट मैपिंग, और यहाँ पे हम लोग सर्वलेट मैपिंग के अंदर में आते हुए सर्वलेट का नाम तो हमें वही यूज करना है, तो इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे हम रख देंगे। और प्लस यूआरएल पैटर्न हम सेट कर देते हैं। यूआरएल पैटर्न में हमने लिख दिया क्या, माई क्लास ही लिख देता हूँ। ये नाम तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूआरएल आप सेट करना चाहते हैं, कि ब्राउजर पे क्या लिखोगे तो कौन से सर्वलेट के मेथड का को कॉल होगा और किसको ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, बस इतना पार्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो HTML पेज की जरूरत तो ऐसे खैर नहीं है, बट अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक बना भी देता हूँ। उसमें क्या है, यहाँ पे वेब INF जो वेब ऐप है उसी पे हमने एक HTML का फाइल मैंने लेते हुए इसका नाम दे दिया index.html। यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देता हूँ। और इस HTML वाले फाइल में हमें क्या करना है, जस्ट हमने एक S2 टैग दे दिया, वी आर लर्निंग सर्वलेट लाइफ साइकिल, जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिंक करने के लिए इसमें कुछ कोई फॉर्म तो हम नहीं रहे हैं कि हम यहाँ पे लिंक करने के लिए ये जो यूआरएल है उसको यहाँ पे रखना है। तो उस यूआरएल को हम कैसे यूज करेंगे वो देखिए। तो इसको रन करते हैं। पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग रन ऑन सर्वर करेंगे। सर्वर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। सर्वर को रीस्टार्ट कर दीजिए। जैसे सर्वर को आप रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, HTML का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमें, एक सेकंड, यहाँ पे एक सर्वर लगता है स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ तो इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लैश भी छोड़ दिया है, इस बात पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे स्लैश दे के माई क्लास लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो स्लैश छोड़ दिया था मैंने। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि वी आर लर्निंग सर्वलेट आपको दिखा रहा है, लेकिन बाकी का जो चीजें था वो आउटपुट कहाँ पे है, वो आउटपुट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कंसोल पे उसको सब कुछ लिखना होगा क्या, माई क्लास, क्योंकि मैंने जो यूआरएल पैटर्न सेट किया था वो यहाँ पे हिट करेंगे तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्विस मेथड कॉल्ड आपको दिखा रहा है। यानी सर्विस मेथड यहाँ पे कॉल्ड, ये चीजें जो आपको दिख रहा है, और जो, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया। और यहाँ से भी आप देख पाएंगे इस चीज को कि ये जो चीजें आप देख पाएंगे, इनिट मेथड ऑटोमेटिक कॉल हुआ है, सर्विस मेथड भी कॉल हुआ है। और अगर फिर से इसको आप रिफ्रेश करेंगे, इसको आप फिर से आप रिफ्रेश करेंगे और वापस से आएंगे, देखो आप सर्विस मेथड फिर से कॉल यहाँ पे हुआ है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये काम किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, राइट। और इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं 4 5 6 7 जितनी बार चाहे उतनी बार मैंने यहाँ पे सर्विस मेथड को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इनिट मेथड को सिर्फ एक ही बार कॉल कर सकते हैं आप। डिस्ट्रॉय मेथड एक ही बार कॉल होगा। डिस्ट्रॉय कैसे होगा, जैसे इसको क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्विस मेथड जो है यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे कॉल हुआ है। और ऊपर जो है इनिट मेथड एक बार कॉल होगा, और सर्विस मेथड बार बार आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको आप कॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ से इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, और पूरा सर्वलेट को क्लोज करते हैं, यानी इसको जैसे आप टर्मिनेट करते हैं ये ऑटोमेटिक जो है सर्विस यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये होता है लाइफ साइकिल, जो है सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके अंदर में जो भी मेथड है वो किस तरीके से लाना है। मैंने उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे होंगे। यानी डिस्ट्रॉय मेथड एक बार कॉल होगा, और इनिट मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा, लेकिन आप सर्विस मेथड जितनी बार चाहें उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं। और ये सभी इनबिल्ट मेथड्स हैं, और यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया मैं। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आप इसके लाइफ साइकिल के प्रोग्राम को आप किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर क्लियर है तो प्लीज़ कंफर्मेशन दें। आज हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।